टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था कि आपका जो सैलरी डिस्बर्समेंट का जो काम होता है वो मेनली आपके प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र में आता है और स्टेट सोसाइटीज़ का जो रोल है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म होता चला जाएगा और उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा और सेम उसी के क्रम में आगे चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पेरोल मॉड्यूल आपका डेवलप किया जाएगा, उसमें आपकी अकाउंटेंट सैलरी बना के अपलोड करेगा, प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करेगा और आपकी जो सैलरी है वो स्कूल लेवल पर बनेगी और नेक्स्ट जो है उसको डिसबर्स करेगा। स्टेट सोसाइटी का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो सेम उसी के रिगार्डिंग आज पीछे भी एक नोटिफिकेशन आया था सैलरी के रिगार्डिंग और आज उसका कंप्लीट जो है फ्लो चार्ट बता दिया गया है कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होनी है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में कंप्लीट चर्चा कर लेंगे और क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं नेक्स्ट में, जो अगर आप एम्प्लॉई हैं या ईएमआरएस में अगर आप टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ में, तो क्या क्या जो आपको अलाउंसेस मिलने हैं उसके लिए किन किन के लिए हकदार हैं, क्या क्या उनके रेट्स हैं, किस कंडीशन में आपको अलाउंस मिलने हैं, किस कंडीशन में आपको अलाउंस नहीं मिल रहा है, उसके बारे में सबके ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे देखिए, पेरोल मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस फॉर द प्रोसेस ऑफ सैलरी ऑफ नेक्स्ट एम्प्लॉय इज डेवलप्ड एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ द नवंबर 2024 विल बी प्रोसेस्ड थ्रू पेरोल मॉड्यूल ऑनली। यानी कि पेरोल मॉड्यूल से ही आपकी सैलरी डेवलप होगी, सैलरी बनेगी। उसमें पहली जिस मैनुअल सैलरी बन रही थी अभी तक, उसका कोई रोल नहीं रह गया। अब आपको पेरोल मॉड्यूल से ही सैलरी बनेगी, यानी कि एचआरएमएस पोर्टल पर आपकी सैलरी अपलोड होगी और नेक्स्ट द्वारा उसका डिसबर्समेंट किया जाएगा। अब देखिए, सैलरी इन द पेरोल मॉड्यूल इज टू बी प्रिपेयर प्रोसेस बाय द अकाउंटेंट एंड एनी ऑफिशियल टू हुम द सैलरी वर्क इज असाइंड बाय द प्रिंसिपल। यानी कि अगर स्कूल में अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट करेंगे, या तो अगर अकाउंटेंट नहीं है तो किसी और को, जेएसए को या किसी और को अगर प्रिंसिपल ने इस काम को करने के लिए दिया है तो वो करेगा। फाइनल अप्रूवल फॉर द पब्लिशिंग ऑफ द सैलरी इज टू बी डन बाय द प्रिंसिपल और अकाउंटेंट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि फाइनल अप्रूवल जो है सैलरी का वो प्रिंसिपल करेगा या प्रिंसिपल के अप्रूवल के साथ अकाउंटेंट करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि अब आपका जो बॉस है सैलरी के मामले में वो प्रिंसिपल ही है। प्रिंसिपल ही आपके वेतन भत्ते जो भी चीज़ें आपको आनी है वो जो है उसका अप्रूव उसको करेगा स्टेट सोसाइटी का। अब इसमें कोई रोल नहीं रह गया है। प्रोसीजर फॉर यूजिंग पेरोल मॉड्यूल एज फॉलोज। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है पेरोल मॉड्यूल का, जिस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक यूट्यूब वीडियो भी दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी आपके अकाउंटेंट वगैरह को सब चीज़ें जो है वो बता दी गई होगी, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, देखिए कि साथियों, इन द अर्निंग टैब यहाँ पे HR and special pay is visible, required to be edited in respect of all the next employees in the school. Rest of the component, that is dearness allowance, transport allowance, are hidden. The following things to be kept in mind while editing HR and special pay. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसलिए क्यों यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोली गई है। देखिए, आपको क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं। बेसिक पे आपका ऑलरेडी फीड हो चुका है आपका जो एचआरएमएस पोर्टल है। बेसिक पे के साथ डीए मिलना होता है। डीए आपका 53% के हिसाब से जो भी होगा वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको टीए मिलना है। तो मोस्टली आपकी जो एक्स सिटीज़ होती हैं, एक्स सिटीज़ में आपको 3600 रुपये टीए मिलता है। इसके अलावा वाई और जेड जितनी सिटीज़ हैं उसमें आपको 1800 रुपये टीए मिलता है। इसके अलावा बीच में और कोई स्लैब इसमें नहीं है, या तो 3600 है या 1800 रुपये है। तो मतलब प्रिंसिपल को ज़्यादा मिलता है, प्रिंसिपल को शायद 5400 मिलता है। बाकी मैं पीजीटी तक की बात कर रहा हूँ, तो पीजीटी तक आपको 1800 रुपये जो है वाई और जेड सिटीज़ में, और एक्स सिटीज़ में 3600 रुपये। तो एक्स सिटीज़ में कौन कौन सी आती है? दिल्ली आ गया, कोलकाता आ गया, मुंबई आ गया, हैदराबाद आ गया, आपका चेन्नई आ गया, ये सब सिटीज़ आपकी हैं एक्स सिटीज़ में। तो इनमें से किसी में तो मतलब ईएमआरएस आपका है नहीं, सीधी सी बात है। तो आपका जो टीए है, टीए वाला जो यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसका कॉलम आपका खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑटो फिक्स है, वो आपका 1800 रुपये ही रहना है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो लोग सैलरी स्लिप वगैरह अपलोड कर रहे हैं कि 1800 रुपये की जगह किसी का 3600 रुपये हो रहा है, किसी का 5400 रुपये हो रहा है, तो वो सब उसमें मिस्टेक्स थी। होपफुली वो सैलरी डिसबर्समेंट से पहले, आपका पेरोल मॉड्यूल पे सैलरी अप्रूव होने से पहले वो जो विसंगतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर बाई चांस फिर भी ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ें आपसे रिकवर कर ली जाएंगी, क्योंकि आपको जो टीए मिलना है वो आपको 1800 रुपये ही मिलना है। 3600 रुपये किसी कीमत पे आपको टीए नहीं मिल सकता है। फिलहाल आपको वो टीए वाला कंपोनेंट खुलेगा नहीं, क्योंकि वो आपका फिक्स है, 1800 रुपये ही मिलना है आप लोगों को सबको।
प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को छोड़ के। और इसके अलावा DA ऑन TA वो भी आपका रेट के हिसाब से फिक्स है, 53% ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको मिलना होता है जो HRA या स्पेशल अलाउंस, है ना, और जो कि वो आपका फिल किया जाएगा कि HRA मिलना है नहीं मिलना है, स्पेशल अलाउंस मिलना है या नहीं मिलना है। और इसके अलावा आपका एक कंपोनेंट होता है NPS, आपका एम्प्लॉयर शेयर या मैनेजमेंट शेयर या गवर्नमेंट शेयर, कुछ भी कहना चाहो। तो NPS आपका गवर्नमेंट शेयर होता है या एम्प्लॉयर शेयर होता है, उसमें आपका 14% वो ऐड होता है बेसिक प्लस DA का, तो वो भी ऑटो कैलकुलेट होता है। और वही चीज़ आपकी डिडक्ट भी होगी, तो उसमें आपके मैनुअली करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपके दो ही कॉलम खुलेंगे, HRA और आपका स्पेशल अलाउंस। तो HRA किनको दिया जाएगा, HRA के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो HRA किसको दिया जाएगा, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इन केस ऑफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, HRA विल नॉट बी पेड एंड शुड बी एंटर्ड एज 0 इन HRA टैब। अगर अकोमोडेशन मिला है, चाहे इंडिपेंडेंट हो या शेयर हो, है ना, तो HRA उस केस में 0 होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर जी हमें तो एक क्वार्टर में 2 लोगों को रख रखा था, तो हमें तो आधा आधा HRA मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा, HRA आपका 0 ही फिल होगा। और अगर आपको क्वार्टर अलॉट हुआ था, आपको मान लो शेयर क्वार्टर अलॉट हुआ था, आपने बोला नहीं मैं तो शेयरिंग में नहीं रहूँगी या रहूँगा, मैं तो बाहर रह लूँगा जाके, तो उस केस में भी आपको HRA नहीं मिलेगा। अगर स्कूल में प्रिंसिपल ने आपको क्वार्टर अलॉट किया है तो उस केस में आपको HRA नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आप उस क्वार्टर में रहे या ना रहे वो आपकी मर्जी है। अगर आपको क्वार्टर अलॉट हुआ है तो HRA 0 रहेगा। हाँ, अगर आपको अगला केस क्या है, अगर एकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, अगर एकोमोडेशन स्कूल की तरफ से नहीं मिला है तो आपको क्वार्टर ही अलॉट नहीं हुआ है प्रिंसिपल की तरफ से, तो इन केस एकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, HRA will be paid to the employees at the rate of 10% of basic pay। तो उस केस में HRA जो है आपको 10% ऑफ द बेसिक पे के हिसाब से मिलेगा। और आपको पता है सारे EMRS जो हैं वो आपकी जेड सिटीज़ में हैं, XY वाई में भी कोई नहीं है। तो सीधी सी बात है, बस ये जो मध्य प्रदेश के 3 स्कूल हैं इनको वाई सिटीज़ में रखा गया है। तो ये जो 3 स्कूल हैं यहाँ पे आपको HRA जो है वो 20% मिलेगा। कौन कौन से EMRS है, EMRS भोपाल, EMRS PTG जबलपुर और EMRS पेट रोड महाराष्ट्र का। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के 2 हैं और महाराष्ट्र के 1 है। इन 3 स्कूलों में आपको 20% HRA मिलेगा। अदरवाइज सभी स्कूलों में 10% HRA आपको मिलेगा। वो भी कब, अगर आपको ऑफिशियली अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं कराया गया है तो। अब स्पेशल क्या है, स्पेशल पे आपको मिलती है जो रेजिडेंशियल ड्यूटीज़ हैं वो पे करने के, मतलब आप ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं उसके लिए आपको पे किया जाता है स्पेशल पे। तो अगर आप कैंपस में रह रहे हैं तो जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रह रहे हैं सबको 10% ऑफ द बेसिक पे स्पेशल अलाउंस के रूप में मिलेगा। अब देखो, इफ़ अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल एंड द स्टाफ डजंट ऑक्यूपाई इट, स्पेशल पे विल नॉट बी पेड। तो अगर आप कैंपस में नहीं रह रहे हैं, आप कैंपस में रह रहे हैं तो सबको ही मिलना है स्पेशल पे। अगर आप कैंपस में नहीं रह रहे हैं, आपको अकोमोडेशन मिला था बट आपने नहीं, मैं तो शेयरिंग में नहीं रहूँगी, मैं तो बाहर रहूँगा, तो उस केस में आपको स्पेशल पे नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप बाहर रह भी रहे हैं किसी दूसरे रीज़न से कि एकोमोडेशन आपको मिला ही नहीं, आपको क्वार्टर अलॉट किया ही नहीं गया, उस केस में अगर प्रिंसिपल ये सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बाहर तो रह रहा है बट ये स्कूल की जितनी रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ हैं सबको पूरी कर रहा है, तो उस केस में आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा। तो इस केस में आपको HRA भी मिलेगा क्योंकि आपको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ था। और अगर आप बाहर रहते हुए भी स्पेशल रेसिडेंशियल ड्यूटीज़, तो अगर आपको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है, आप रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में आपको HRA भी मिलेगा और स्पेशल पे जो 10% वो भी मिलेगा। एंड द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी एडिटेड बाय द अकाउंटेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे जो डिडक्शन के फील्ड है इनको जो है वो एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। एडिट करने का ऑप्शन क्यों दिया गया है मैं बता दूं, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि कुछ लोगों का NPS बना है, कुछ का नहीं बना है ना। तो सीधी सी बात है, जिनका NPS बना है तो उनका ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा NPS एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर नहीं बना है तो वो नहीं कर दोगे तो उस केस में वो जो है वो डिडक्शन में काउंट नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऑलरेडी मतलब ये ऑटो कैलकुलेट होगी NPS वाला, और बाकी कुछ चीज़ें आपकी भरनी होगी, जैसे लाइसेंस फ़ी। तो नो लाइसेंस फ़ी इज़ टू बी कवर्ड फॉर एम्प्लॉयज़ होम अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल।
तो जिन भी टीचर्स को एकोमोडेशन मिला है उनसे कोई लाइसेंस फ़ी नहीं ली जाएगी। अभी लाइसेंस फ़ी कितना होता है, किससे लिया जाएगा, ये बाहर वालों से लिया जाएगा, सीधी सी बात है, जो बाहर है ना। अब कितना रुपये लिया जाएगा ये देखना होगा। दूसरी बात वाटर चार्जेस, तो वाटर चार्जेस पर मंथ जो भी टीचर कैंपस में रह रहे हैं, क्वार्टर में रह रहे हैं, उनसे वसूला जाएगा, यानी कि पर मंथ 100 रुपये आपका वाटर चार्जेस जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में क्या है कि आपके सबमीटर इंस्टॉल किए जाएंगे स्कूलों में क्वार्टर के बाहर, और जितना सबमीटर में यूनिट्स आएगी उसके हिसाब से जो भी यूनिट का चार्ज होगा लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उसके हिसाब से आपसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वसूले जाएंगे। अगर तब जब तक इंस्टॉल नहीं किए जाते हैं सबमीटर्स तब तक आपसे इस प्रकार से जो है वो चार्जेस वसूले जाएंगे। टाइप 1 में आपके 150 रुपये, टाइप 2 में आपका 200 रुपये, टाइप 3 में 250 रुपये, और टाइप 4 और 5 में आपसे 300 रुपये वसूले जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। रेस्ट ऑफ द फील्ड्स इन डिडक्शन टाइप, अब देखिए एनपीएस वाला जो है वो ऑटो कैलकुलेट होगा आपका डिडक्शन में। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो कि आपका बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और बेसिक प्लस डीए का 14% होता है, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी में भी ऐड होता है और फिर जाकर डिडक्शन में माइनस होता है। और इसके अलावा आपकी यहाँ पे आफ्टर एंटरिंग ऑल द डेटा मेंशन 4 और 5 एम्प्लॉइज़, और फिर उसके बाद वेरीफाई data in Excel file. After verification, click on the publish button available on the button on the screen. After publishing salary, no changes can be made. यानी कि सैलरी पब्लिश एक बार आप कर दी, पब्लिश बटन दबा दिया, तो फिर उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। सैलरी विल बी रिलीज स्टेट वाइज बाय नेक्स्ट आफ्टर वेरिफिकेशन, तो नेक्स्ट द्वारा सैलरी जो है वो वेरिफिकेशन वाइज स्टेट वाइज रिलीज़ की जाएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अब स्टेट सोसाइटी का कोई रोल आपकी सैलरी में नहीं रह गया, कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है स्टेट सोसाइटी का रोल आपकी सैलरी में। तो इसके अलावा साथी इसमें अभी आपका टफ लोकेलिटी अलाउंस वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हो सकता है, क्योंकि देखिए टफ लोकेलिटी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को मिलना होता है, नवोदय में मिलता है, केंद्रीय विद्यालय में मिलता है। तो आपके अभी तक इस पर शायद ध्यान नहीं गया है जो भी है, तो इन चीज़ों को अभी इम्प्लीमेंट, देखिए HRMS पोर्टल क्या है, यहाँ पे अभी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो फिक्स रेट है वो दिए जाएंगे। अभी क्या है कि KVS हो या नवोदय हो, सबकी अपनी एक हार्ड लिस्ट या वेरी हार्ड स्टेशन की एक लिस्ट होती है। उसके अकॉर्डिंग से आप लोगों को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस STA, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस RLA या टफ लोकेलिटी अलाउंस TLA, ये सब चीज़ें मिलती है। बट अभी नेस्ट की तरफ से कोई ऐसा लिस्ट जारी नहीं किया गया है जिसमें इन्होंने हार्ड, वेरी हार्ड या नॉर्मल स्टेशन के हिसाब से स्कूल्स का स्पेसिफिकेशन, स्टेशंस का स्पेसिफिकेशन इन्होंने किया हो। तो जब तक इस तरीके की कोई लिस्ट जारी नहीं हो जाती है नेस्ट की तरफ से, या जो स्टेशंस हैं जहाँ पे आपके ये EMRS लोकेटेड हैं, उन स्टेशंस का स्पेसिफिकेशन नहीं कर दिया जाता है नेस्ट की तरफ से हार्ड, वेरी हार्ड या नॉर्मल स्टेशन के रूप में, तब तक आपको ये अलाउंसेस नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जब एक बार इनका स्पेसिफिकेशन होगा तभी ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन बंदा वेरी हार्ड में है, कौन बंदा हार्ड में है, कौन बंदा नॉर्मल स्टेशन में है। वेरी हार्ड वाला कॉन्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले KVS में होता था वेरी हार्ड, हार्ड, नॉर्मल, तो वेरी हार्ड वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था, हार्ड और नॉर्मल वाला स्टेशन रह गया था। तो इस तरीके से हो सकता है कि नेक्स्ट भी कुछ स्टेशन को हार्ड बना दे, कुछ को नॉर्मल बना दे। तो जो हार्ड स्टेशन रहेंगे उनको उनमें आप लोगों को जो है स्पेशल अलाउंस मिलने हैं। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाले एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले सभी हार्ड स्टेशन में काउंट होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी पोस्टेड हैं सभी को मिलने हैं स्पेशल अलाउंसेस। आप निश्चिंत रहिए। एक बार जो है ये नेक्स्ट जो है KVS और NVS की तरह आपकी जो स्पेशल अलाउंसेस की मतलब के लिए आपकी हार्ड लोकेशन या हार्ड या वेरी हार्ड या नॉर्मल स्टेशन की लिस्ट जारी कर दे। फिर उसके बाद आप लोगों को ये सब अलाउंसेस जो है टफ लोकेलिटी अलाउंस या SDRLA वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। और SDRLA या टफ लोकेलिटी अलाउंस के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में वीडियो लिस्ट में जाइएगा, आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा भारत सरकार के आदेशों के साथ, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से स्टेशन जो है वो हार्ड स्टेशन है, कौन से आपके नॉर्मल स्टेशन है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, कितने कितने अलाउंसेस मिलते हैं। इस प्रकार की जानकारी के लिए आप बेसिक एजुकेटर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।